अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सदारती इंतखाब से बाइकाट वफाक बचाने के लिए किया है। नून लीग मुल्क को 1 यूनिट की जानिब ले जा रही है। रजा रब्बानी। लिया में गलत दवा के इस्तेमाल से 8 अफराद अंधे हो गए। दवा अब भी खुलेआम बिक रही है। निजी बैंकों का डॉलर देने से इनकार, खातादार परेशान, क्या फिर कोई हाथ होने वाला है? जेम्स डोबन्स का दौरा पाकिस्तान अचानक मुलतवी। अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी का दौरा भी मुलतवी होने की बाज़गश्त। पीपल्स पार्टी ने सदारती इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का कहना है कि उनकी जमात सदारती इंतखाबात में हिस्सा जरूर लेगी और उनके उम्मीदवार जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन एक मजबूत उम्मीदवार हैं। इमरान खान का यह भी कहना था कि वो जल्द कौम को इंतखाब में की जाने वाली धांधली के बारे में बताएंगे। ऐसा लग रहा है कि सियासी कशीदगी आने वाले दिनों में बढ़ेगी। MQM का इस वक्त इजलास जारी है, वहां पर मुस्लिम लीग नून का डेलीगेशन पहुंच चुका है और थोड़ी देर में यह पता चल जाएगा कि MQM सदारती इंतखाबात में क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब रजा रब्बानी साहब। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन हैं उनका ये कहना है कि ये एक एक्सट्रीम स्टेप है। अस्सलाम वालेकुम रजा रब्बानी साहब, ये बयान कीजिए कि ये जो आपने बाइकआउट का फैसला किया है, एहतजाज किसके खिलाफ है? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, हुकूमत के खिलाफ है? ये बयान कीजिए, ये किसके खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं? देखें जी, ये जो एहतजाज कह लें या इसको समझें कि ये वफाक को बचाने की एक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस इलेक्शन के अंदर जो टाइम फ्रेम दिया गया है कैंडिडेट्स को कैंपेन का, यानी 2 दिन का, उसमें दर हकीकत जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनको डिप्राइव किया गया है और उनका एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है कि उन तक सदारती उम्मीदवार जो है वो पहुंच नहीं सकेगा, ना वो उन तक अपनी बात कर सकेगा। एक बात है। दूसरी बात यह है कि आईन पाकिस्तान के अंदर सदर जो है वो वफाक की अलामत है, लेकिन बदकिस्मती से ये जो शेड्यूल आया है और 2 दिन का जो वक्फा इसमें दिया गया है, इससे एक तासुर ऐसा उभर रहा है कि जैसे कि हम वापस 1 यूनिट की तरफ जा रहे हैं और सिर्फ इस्लामाबाद में जो पार्लिमान है उसी के वोट्स की अहमियत है और सूबों की जो असम्बलियाँ हैं उनकी वो अहमियत नहीं है। लिहाजा इस बात को मद्देनज़र रखते हुए एक तरफ, और दूसरी तरफ ये कि ये पटिशन एक फरीक जमात ने की जो हुकूमती जमात भी है, उनका अपना कैंडिडेट इसमें हिस्सा ले रहा था और फिर हमारा ये ख्याल था कि 18वीं और 20वीं तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को जो इंडिपेंडेंस मिली है वो उस इंडिपेंडेंस को इस्तेमाल करेगी और साफ और शफाफ इंतखाबात की तरफ हमें लेके जाएगी। लेकिन हमने ये देखा कि जब हुकूमती दरख्वास्त को उन्होंने रद्द किया टाइम बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने साथ में अपनी अथॉरिटी को भी एब्डिकेट कर दिया और कहा कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट हमें कहती है तो हम इसको शेड्यूल को तब्दील कर देंगे। अब आइन के तहत आप अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्शन शेड्यूल देना, इलेक्शन करवाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। ये काम जो है ये इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी अथॉरिटी को एब्डिकेट किया और फिर जो PMLN की पिटिशन लगी वो 1 साइडेड, यानी उनका मौक़िफ़ सुना गया। जो दीगर फरीक थे, जो कैंडिडेट्स थे, और उस वक्त तक हम कैंडिडेट्स बन चुके थे क्योंकि हमने अपने कागजात नामजदगी 24 तारीख को दाखिल कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये मुनासिब नहीं समझा कि वो नोटिस कैंडिडेट्स को भी करे ताकि हमारा पॉइंट ऑफ। रजा रब्बानी साहब, ये तो आपने दुरुस्त बात कही, लेकिन जब हम मोहतरमा की फ़िलॉसफी को देखते हैं तो उन्होंने तो हमेशा ये कहा कि मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए,
इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। बल्कि हमें याद है जो गुज़श्ता इंतखाबात थे, आखिरी उनकी जो ऐलान हुआ था उनकी जब शहादत से पहले, तो वो नवाज शरीफ साहब के पास भी गई और उन्होंने आमादा किया इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। तो ये एक एक्सट्रीम स्टेप आपने उठा लिया जो बज़ाहिर मोहतरमा की फ़िलॉसफी के भी खिलाफ है, जबकि बहुत सारे मुखालिफिन आपके ये कहते हैं कि आप अदालतों में जा सकते थे दोबारा रिव्यू के लिए, और भी कोई एहतजाज का तरीका इख्तियार कर सकते थे, काली पट्टी बांधकर वोट डालने के लिए भी जा सकते थे। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा ये बात कही थी कि इलेक्शन का मैदान जो है वो खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और इसी जज्बे के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन के अंदर उतरी थी। और आपने देखा कि हमने निहायत ही एक सीरियस कैंपेन जो है वो चलाई, और तमाम ऑपोजिशन की जमातों से हम मिले, और हमारी कोशिश यही थी कि एक मुत्तफ़िका ऑपोजिशन का कैंडिडेट जो है वो सदारती इलेक्शन में सामने आए। लेकिन जब आप किसी को एक कॉर्नर के अंदर पेंट कर देते हैं तो फिर ऑब्वियसली उसका एक रिएक्शन जो है वो सामने आना है। और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमने जब ऑप्शंस को वे किया और हमने ये देखा कि वफाकियत यानी फेडरलिज्म के ऊपर और सूबाई जो असेंबलीज हैं उनके ऊपर एक ज़रब लग रही है, और जो ऑलरेडी एक पोलराइजेशन फेडरेशन और सूबों के दरमियान और बिलखसूस छोटे सूबों के दरमियान मौजूद है, तो बेहतर यही समझा गया कि अगर मुल्क की एक बड़ी सियासी वफाकी पार्टी अगर अपनी यकजहती इस वक्त छोटे सूबों के साथ या सूबों के साथ अपनी दिखाती है इस मोमेंट पे, तो पॉलिटिकली वो फेडरेशन को फ़ायदेमंद होगा। गो के पॉलिटिकल अंदाज से पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन से बाहर हो जाएगी। अच्छा रब्बानी साहब, ये बयान कीजिए, अब आपने तो बाइकआउट कर दिया, आपके इत्तेहादी हैं जो ANP उन्होंने भी बाइकआउट कर दिया, लेकिन बहुत सारी दूसरी जमातों ने बाइकआउट नहीं किया। आप उनसे अभी भी मुज़ाकरात जारी रखेंगे, उनसे राब्ते में रहेंगे? क्या उन्हें कन्विंस करने की ये कोशिश करते रहेंगे कि वो भी इंतखाबात का बाइकआउट करें? क्या अब आगे आपकी हिकमत अमली है? देखिए जी, जहाँ तक ANP का ताल्लुक है तो जैसे मैंने कहा हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारे साथ बाइकआउट किया है। हम PMLQ के भी शुक्रगुजार हैं, उन्होंने भी हमारे साथ बाइकआउट किया है। शेरपाव साहब की जो जमात है उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कल इजलास है और उसमें वो हतमी फैसला करेंगे। रब्बानी साहब, आपने ये जो बात की है कि मुस्लिम लीग जो है वो दोबारा मुल्क को 1 यूनिट की जानिब धकेल रही है और आपने वफाक को बचाने के लिए सब कुछ की है, ये तो एक बड़ा संजीदा मामला लग रहा है और बड़ी एक आपने जो पिक्चर पेंट की है बड़ी वो ब्लीक है। तो इन हालात में ये बताइए जो दूसरी अपोजिशन की जमातें हैं वो क्या सोच रही हैं, और फिर इस मसले को सदारती इंतखाबात के बाद इस मसले को किस तरह से आप हल करेंगे, क्या करेंगे आप? जी देखें, मैंने तो 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि जो मौजूदा हुकूमत है उसकी रविश और उसकी सोच और वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो ऐसे लग रहा है कि हम दोबारा 1 यूनिट की तरफ गामजन हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि एजुकेशन और हेल्थ की मिनिस्ट्रीज़ को 18वीं आईनी तरमीम के बाद और कंकरेंट लिस्ट के अबॉलिश होने के बाद भी वफाक में रखा गया है। हम ये भी देख रहे हैं कि इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ टास्क फोर्सेस जो हैं वो वफाक बना रहा है। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 18वीं आईनी तरमीम इसलिए नहीं कि हम लेके आए, वो तो तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस पूरा पार्लियामान उसको लेके आया था। लेकिन अगर 18वीं आईनी तरमीम यानी सूबाई खुद मुख्तारी को इस स्टेज पे रोल बैक करने की कोशिश की तो उसके छोटे सूबों के अंदर बिलखसूस बड़े ख़तरनाक नताइज होंगे। क्योंकि एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि एक हद तक अंडर प्ले की गई 18वीं तरमीम के अंदर वो ये थी कि 18वीं तरमीम के पास होने की वजह से जो एक्सट्रीम नेशनलिस्ट फोर्सेस थी जो वफाक से बाहर रह के बात करना चाहती हैं,
जो आईन पाकिस्तान से अपने आप को अलग करके बात करना चाहती हैं, उनका हमने आर्ग्यूमेंट जो है वो छीन लिया था और हमने ये साबित किया था कि अगर नेशनलिस्ट फोर्सेस जो आइन के अंदर रह के बलूचिस्तान में बिलखुसूस काम करना चाहती हैं, अगर वो बैठ के डायलॉग करें तो पार्लियामान के ज़रिए एक रास्ता मौजूद है जिससे आप अपने हकूक हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लास्ट होप जो है, ये लास्ट बैस्टियन जो है, अगर इसको भी ख़त्म करने की कोशिश की गई तो फिर उसके ख़तरनाक नताइज होंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी ये जिम्मेदारी समझती है कि वो वफाक की पार्टी है। हमने हमेशा वफाक की सियासत की है। हमने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को हमने सैक्रिफाइस किया है वफाक की खातिर। हम आइंदा भी वफाक पाकिस्तान पे आंच नहीं बहुत आने बहुत देंगे। शुक्रिया रजा रबानी साहब, जो ये कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून मुल्क को 1 यूनिट की जानिब ले जा रही है, जिससे छोटे सूबे जो हैं उनमें एहसास महरूमी पैदा होगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर हुसैन से, और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मुस्लिम लीग नून इस मुल्क को 1 यूनिट की जानिब ले जा रही है, और क्या ज़रूरत थी मुस्लिम लीग नून को, क्या ऐसी वजह थी कि आज उनका डेलीगेशन फिर दोबारा 9-0 पहुँच गया। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है सदारती इंतखाबात की। पीपल्स पार्टी बायकॉट का फैसला कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून का डेलीगेशन मौजूद है MQM के 9-0 में, और उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो सदारती इंतखाबात का वोट दें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ममनून हुसैन को। इस वक्त राना तनवीर हुसैन हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। राना साहब, पीपल्स पार्टी ने तो बायकॉट कर दिया सदारती इलेक्शन का, और उनका ये कहना है कि 1 यूनिट की जानिब मुल्क को ले जाया जा रहा है, और फिर वो ये भी खबरें आ रही हैं कि ये सिर्फ इसलिए तारीख आगे करवाई गई क्योंकि वज़ीर आज़म ने उम्रे पर जाना था, तो इसलिए ये फैसिलिटेट करने के लिए सब कुछ किया गया। नहीं, देखें, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जिसको हम कहते हैं, ये बड़ी नेशनल लेवल की या एक फेडरेशन की जमात है, जिसको ये दावा भी करते हैं कि हम एक कौमी जमात हैं। मुझे उनका ये एटीट्यूड देख के, जो पिछले 5 साल गुजरे हैं, उन पे उनका बिल्कुल मुख्तलिफ स्टांस था। वो कंसिलिएशन की बात करते थे, मफाहमत के ज़रिए चलते रहे, शायद उनकी उस वक्त ज़रूरत थी। अब जो इन्होंने एटीट्यूड या एक स्टांस लिया है वो बिल्कुल टोटल डिफरेंट है। वो कहें तो अनडेमोक्रेटिक है, अनरीज़नेबल है, और मैं समझता हूँ फिर वही बात कि जब आपने 5 साल गुजारने के लिए एक्सपीडियंसीज की तरह चलते रहे हैं, अभी उनको ये नहीं चाहिए था। अभी आप मुझे बताएं, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है, ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं है। ये तो गिनी बात है कि फ़लाँ पार्टी के इतने मेंबर हैं, फ़लाँ पार्टी के इतने वोट हैं। अभी एक ये कैंडिडेट है, एक PTI का कैंडिडेट है। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की बात करनी कि जी अगर 4 दिन और आगे चले जाते तो उसमें कौन से इन्होंने कोई और ज़्यादा कंपेन कर लेनी थी। अभी वो कहते हैं मैंने क्वेटे जाना था। ये इंडिविजुअल वोट तो है नहीं है, ये तो पार्टियों की बात है। पार्टियों ने फैसला करना है कि किसको वोट देने हैं, PMLN के कैंडिडेट को वोट देने हैं, PTI को देने हैं, या पीपल्स पार्टी को देने हैं। तो अभी मुझे बिल्कुल भी फ़रार सा नज़र आ रहा है कि वो फ़रार चाहते हैं और उनको एक बहाना मिल गया है। लेकिन बड़ी सीधी बात है, डे 1 से जब ये 6 अगस्त की डेट फिक्स हुई, उसी वक्त यही था कि ये एक टाइम ऐसा है जो रमज़ान शरीफ है और बिल्कुल ये आखिरी इशरा है, जिसमें बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं उम्रे के लिए भी, और इत्काफ में बैठते हैं, और रिलीजियसली ये इशरा जो है वो बहुत ही इन्वॉल्व होते हैं लोग इमोशनली अपने रिलीजियस जो मामलात हैं उसमें। तो मुझे कोई समझ नहीं आई कि ये 4 दिन बाद इन्होंने क्या तीर मारना था, सिवाय इसके कि जब इनको पता है कि हमारे पास नंबर नहीं है। आपको भी पता है उनके पास नंबर कितने हैं। नहीं राना साहब, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये बिल्कुल नंबर जो है वो मुस्लिम लीग नून के ही हैं, लेकिन
पीपल्स पार्टी का या दूसरी जमातों का एतराज़ ये है कि इतनी उजलत में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला किया, रातों रात पटिशन लेके फ्री कैन को सुने बगैर फैसला कर दिया, उस पर एतराज़ है। लेकिन मैं आपका कमेंट इस पर चाहूँगा कि मुस्लिम लीग नून के पास इतने नंबर्स मौजूद हैं कि वो किसी भी जमात के बगैर इलेक्शन जीत सकती है, लेकिन फिर इसके बावजूद MQM की तरफ गई है मुस्लिम लीग नून, जिसको पर हमेशा वो इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि कराची के हालात भी इन्होंने ख़राब किए और उनके कायदीन पर भी इल्ज़ाम। और आज 9-0 जाकर मुस्लिम लीग नून ने MQM की हमायत लेने का फ़ैसला किया और हमायत ली उनकी। तो ये आप जिस पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें नज़र नहीं आता कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून भी फिर उसी सियासी मसलहत का शिकार हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, बड़ी दो मुख्तलिफ चीज़ें। एक होता है कि कोई कोलेशन गवर्नमेंट बनानी, किसी पार्टियों को साथ मिल के पार्टी हुकूमत बनानी, उसमें तो एक्सपीडियंसी बात हो सकती है। उसमें हो सकता है कि जी डिलीवरेंस में फ़र्क हो, गवर्नेंस में वो चीज़ ना है जो एक गुड गवर्नेंस में होती है कि कहते हैं जी हमारे पास नंबर, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है और इनको लोगों को हमें साथ चलाना है और उनका कोई डिमांड्स ऐसी हों। अभी ये एक इलेक्शन है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, तो मैं समझता हूँ कि जितने लोग भी वोट हमें दें उससे एक अच्छा मैसेज आएगा। अभी हम जमात इस्लामी के पास भी गया कि हमें वोट दें, और उनका जो नंबर है वोट जो हैं वो उनकी स्ट्रेंथ वो भी आपको पता है। लेकिन एक वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी नुमाइंदगी प्रोविंशियल लेवल और नेशनल लेवल पे है, तो उसको भी ऑन बोर्ड करना कि अगर वो भी वोट दें तो मेरा हाल ये इस प्रेसिडेंट, कम से कम प्रेसिडेंट के लिए ये एक अच्छा, एक ऐसा वो एक फेडरेशन का सिंबल है, यूनिटी ऑफ फेडरेशन का, कि जिसमें ये अच्छा मैसेज आएगा। जितनी पार्टी, हम तो कहते थे पीपल्स पार्टी भी ये जेस्चर दे और वो अपना कैंडिडेट खड़ा ना करे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इसी 2 महीने में ही ऐसा यू टर्न लिया है जिसको वो कहते हैं हम बड़े डेमोक्रेटिक हैं, हम बड़े, आप बताएं ना। पिछले, मुझे याद है 2008 में ये तो जरदारी साहब कहते रहे कि जी ये मेरा कमाल है कि पीपल्स मुस्लिम लीग नून बाइकआउट कर रही थी, लेकिन मैंने इनको कायल किया कि आप मेन इलेक्शन का बाइकआउट ना करें और पार्टिसिपेट करें उसमें। तो अभी ये ख़ुद वो बाइकआउट की सियासत कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल, आप पिछले 5 साल और ये जो इनका अभी स्टार्ट है ये देख लें। हमने तो 5 साल वो फ्रेंडली अपोजिशन के भी ताने सुने और एलिगेशन भी लगाए, लेकिन सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक प्रोसेस था उसको आगे लेके जाने के। और आज अभी मेरा हाल 40-45 दिन हुए हैं और इन उनका जो अच्छा, ये बताइए राना साहब के तो मैं समझता हूँ, ये बताइए कि अब अच्छा आप कह रहे हैं कि MQM के वोट लेना अच्छी बात है, स्टेबिलिटी आएगी और अभी ये सिर्फ इलेक्शन है सदारती, ये बयान कीजिए। नहीं, कि आगे चलकर स्टेबिलिटी की मैंने स्टेबिलिटी, मेरी बात पहले मैं क्लियर कर, स्टेबिलिटी की बात नहीं की। प्रेसिडेंट को वोट जितनी भी पार्टियां ज़्यादा दें या जितने भी ये साथ मिलकर लोग चलें प्रेसिडेंट के वोट के लिए, कि आप बताएं क्या प्राइम मिनिस्टर के वोट के लिए कहीं 9-0 गए थे कोई? लेकिन ये बात ये है कि प्रेसिडेंट, क्योंकि एक तो ये कहते हैं जी वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और उसको एक सिंबल होना चाहिए यूनिटी का, फेडरेशन की का। तो मैं समझता हूँ ममनून हुसैन आपके सामने हैं, उसका करैक्टर आपके सामने है, शरीफ है, पीछे भी गवर्नर रहे हैं, तो अभी छोटे सूबे से भी हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी का, मैं वाकई बाकी रही कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये सुप्रीम कोर्ट। अच्छा राना साहब, सिर्फ एक सवाल, क्योंकि वक्त कम है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ सदारती इंतखाबात हैं और उसके लिए वोट है, ये बताइए कि कल अगर मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद MQM के साथ भी कोई इस किस्म का ताउन हो जाएगा, तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में? नहीं, JUI जो मौलाना फजलुर रहमान की बात है उनके साथ, तो देखें जी वो एक हमारे इस वक्त मैं नेचुरल तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ चीज़ों पे हाँ हमारा उनका इत्फाक है। KPK में एक स्टांस है हमारा उसमें और बाकी चीज़ों में भी, और वो काफ़ी उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं इन 40 दिनों में, और काफ़ी उन्होंने कहा, मौलाना साहब ने भी कहा कि हमारी हम अंगी पाई जाती है बहुत सारे इश्यूज़ में, नेशनल इश्यूज़ में, गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं कि गवर्नमेंट में शामिल होना या नहीं होना। मसलन एक हमारा टेररिज्म के मतलब है, ड्रोन अटैक्स के मतलब है, ये सारी चीज़ें आपके सामने, और आपको भी पता है, अब यू आर मच अवेयर ऑफ दिस थिंग कि क्या क्या बात हुई है और कौन कौन से इशू हैं। तो मेरा हाल मौलाना फजलुर रहमान की तो एक साइड पे बात है, जहाँ तक MQM का तल्लक है
हम समझते हैं कि MQM की कुछ ऐसे चीज़ें हैं, हमारी रिजर्वेशंस हैं, कराची के इशू पे हमारी रिजर्वेशंस हैं। तो अगर कोई मामलात को सुधारने की बात करे, अगर नेशनल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की बात करे, तो किसी वक्त भी अगर उस प्लेटफार्म पे आ जाएं या उस मेन स्ट्रीम में आ जाएं, तो मेरा हाल है बात हमेशा सियासत में बातचीत होती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब, जो ये कह रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान तो उनके नेचुरल अलाई हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मामलात पर मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान के ख्यालात मिलते जुलते हैं। जहाँ तक MQM का ताल्लुक है तो उनके साथ कुछ मामलात पर अभी ज़रूर रिजर्वेशन है। आगे चलकर क्या होता है ये वक्त बताएगा। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे लिया की, जहाँ से ये खबर आई है कि वहाँ दवा के गलत इस्तेमाल से 8 अफराद मुकम्मल अंधे हो चुके हैं, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 28 है। हमारे साथ ही रहिए, लेकिन ये स्टोरी ब्रेक के बाद। लिया से एक अफसोसनाक खबर है कि लिया के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में आंखों के ऑपरेशन में गैर मैरी इंजेक्शन के इस्तेमाल से 28 मरीजों की बीनाई मुतासर हुई। इनमें से 20 मरीजों को निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान ले जाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने 8 मरीजों की आंखें ज़ाया होने की तस्दीक कर दी है और मरीजों को भी इस बारे में बता दिया गया है। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले ये मरीज उम्र भर के लिए आंखों जैसी नेमत से महरूम हो गए हैं। सवाल यह है कि इस वाक़े का जिम्मेदार कौन है? क्या वो मेडिसिन कंपनी जिसने वो इंजेक्शन बनाया, या वो डॉक्टर्स जिन्होंने ये इंजेक्शन लगाया? अगर ये इंजेक्शन ज़ियादुल मियाद था तो उसे मरीजों को क्यों लगा दिया गया? किसी की ज़रा सी गलती और लापरवाही ने 8 अफराद को हमेशा के लिए रोशनियों से महरूम कर दिया। क्या जिम्मेदारों को सज़ा मिलेगी, या बहुत सारे दूसरे वाक़यात की तरह इसे भी दबा दिया जाएगा? इस हवाले से गुफ्तगू के लिए सबसे पहले लिया चलते हैं, जहां डॉक्टर ज़ीशान मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये बयान फरमाइएगा कि ये जिन मरीज़ों का आपने इलाज किया या ऑपरेशन हुआ या जो इस दवा से मुतासर हुए, कितने लोग हैं जो ये मुतासर हुए? 20 केस हमारे जो हैं वो उनको इफेक्ट हुआ है, उनको इन्फेक्शन हो गई है सर्जरी के बाद, और उन 20 को फिर फौरी तौर पे हम लोगों ने इंजेक्शन लगाए हैं। आँख के अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, इंटरनेशनल रिकमेंडेड है। इंजेक्शन वैंकोमाइसिन होता है और इंजेक्शन फोर्टम होता है। वो हम लोगों ने फौरी तौर पे पेशेंट्स लगाए। उसका हमें इफ़ेक्ट ये हुआ कि हमें विदिन 24 आवर्स 12 केसेस में बहुत अच्छी उनकी रिकवरी महसूस हुई, जबकि 8 केसेस ऐसे थे जिनमें रिकवरी महसूस नहीं हुई थी। और फिर हम लोगों ने 48 आवर्स उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद जब हमने फील किया, फिर उनको हमने दोबारा से इंजेक्शन लगाए सब लोगों को। अब उन 12 जो केसेस जो रिकवर हुए थे, उनमें से 5 केसेस की रिकवरी रुक गई थी, जबकि 7 केसेस ऐसे थे जिनकी अभी तक रिकवरी अच्छी हो रही है। जो 8 केसेस खराब थे, बिल्कुल खराब थे, वो अभी तक खराब हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दवाई जो है आप बता रहे हैं, ये किस कंपनी ने बनाई थी और ये कौन सी दवा है? ये डेक्सामेट के नाम से है जी, ये ट्रेड नेम इसका डेक्सामेट है, और एक्चुअल जो दवाई है उसमें डेक्सामिथासोन होती है। ये बयान कीजिए, ये जो इंजेक्शन आपने लगाया, जो दवा दी, ये अभी भी अवेलेबल है, अभी भी इस्तेमाल हो रही है, मार्केट्स में मिल रही है? ये पिछले साल ये 1,20,000 इंजेक्शन खरीदा गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और वो फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने मुख्तलिफ सेंटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू पेशेंट नंबर जितना भी होता है। तो हमारे हॉस्पिटल में ये 30,000 इंजेक्शन इन लोगों ने दिया था, और उसमें से तकरीबन 9,000 कुछ जो इंजेक्शन इस्तेमाल हो चुका है, और 20,000 कुछ इंजेक्शन अभी पड़ा हुआ है। तो हमारे हाई एम्स ने हमारी इसे इंफॉर्मेशन पे कि ये ड्रग जो है प्रॉब्लम है, तो वो फौरी तौर पे उसको सील कर दिया है, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ इंजेक्शन बचे हुए थे सब ये कलेक्ट करके उन्होंने सील कर दिए। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर साहब, जो DG हेल्थ पंजाब हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर साहब, ये मसला लिया का जो है एक बड़ा अजीब और बड़ा ऐसा मसला है जिससे हर आदमी परेशान है। हज़ारों की तादाद में इंजेक्शन, और अभी तक ये पता चला है कि जो मरीज़ हैं उनमें से 8 की बिनाई चली गई है। ये बयान कीजिएगा कि ये दवा अभी भी इस्तेमाल हो रही है हॉस्पिटल्स में, ये जो बैच है दवा का, या इसको रिकॉल किया गया है?
बहुत मेहरबानी। ये इंजेक्शन डेक्सामेथासोन है मुनव्वर फार्मा का, इसकी वजह से उसके बैच 83 है, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ है और इन्फेक्शन हुआ है आंखों के अंदर। हमने इसके सारे बैचेस रिकॉल कर लिए हैं, सील कर दिए हैं, और किसी जगह पे भी अब ये इंजेक्शन डेक्सामेथासोन जो मुनव्वर फार्मा का है वो अब इस्तेमाल नहीं हो रहा। और इसके ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में इसके सैंपल भेज दिए गए हैं और उसके स्टेरिलिटी टेस्ट के लिए वहाँ पे उनसे कहा गया है, और जब उनकी रिपोर्ट आएगी तो फिर उसके मुताबिक इनके खिलाफ। अच्छा तनवीर साहब, ये बयान कीजिएगा कि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जब इस तरह की कोई दवा जब इस्तेमाल होने लगती है तो उसको चेक कर लिया जाए कि वो ज़ैदुल मियाद है या उसमें कोई नुकसान है उसके इस्तेमाल से हो सकता है। ये हम देखते हैं कि इस्तेमाल हो जाती है दवा, फिर उसके बाद इंक्वायरी होती है, देखने के लिए रिकॉल किया जाता है। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है आपके पास कि शुरू में इसको रोक लिया जाए? समी साहब, इसमें बिल्कुल जब ये खरीदी गई थी उसके बाद इसकी ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से इसको भेजा गया था और वहाँ से उस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक ये थी, और उसके बाद ये इस्तेमाल भी होती रही है। लेकिन अब चंद दिनों के अंदर इसकी वजह से नुकसान होना शुरू हुए। इसकी वजह से इसका मतलब यह है कि उसके अंदर पायरोजन या उसके अंदर जरासीम जो हैं वो अब उसमें हैं, तो अब उसको रोक तो दिया गया है। लेकिन जब ये ली गई थी बिल्कुल इसको ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराया गया था और वहाँ से ओके की रिपोर्ट के बाद ही इसके इस्तेमाल शुरू किया गया था। अच्छा जी, ये तो आप बता रहे हैं ये दवा तो अब रोक दी गई है, जो इस्तेमाल नहीं होगी, जो खरीदी गई थी। तो अब मुस्तकबिल में अगर आपने इस दवा को खरीदेंगे या उसका क्या मैकेनिज्म बनाएंगे, क्या करेंगे उसको? देखिए जी, हमने बिल्कुल इसको जो भी दवाई है वो एक प्रोटोकॉल के तहत खरीदी जाती है, फिर उसकी ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भेजी जाती है। अगर उनकी रिपोर्ट ठीक आती है तो स्टैंडर्ड हमारे पास ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट है, जब वो ठीक होता है उसको वो क्लियर कर देते हैं स्टेरिलिटी के लिहाज से और उसके कॉन्सिक्वेंस के लिहाज से, तो उसके बाद उसके इस्तेमाल के लिए इजाज़त दी जाती है। तो आइंदा भी जब भी कोई ऐसी चीज़ लेंगे डेफिनेटली हम इसको पहले टेस्ट करवा के अपने जो भी हमारे SOPs हैं उसके मुताबिक फिर इस्तेमाल की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सिर्फ जी मैं आपको बता दूं कि मुनव्वर फार्मा की जो इंजेक्शन सेक्शन है जहाँ पे ये इंजेक्शन बन रहे थे, हमने आज उनको सील कर दिया है और वहाँ से उसके सैंपल लेके भेज दिए गए हैं। तो जब तक वो सैंपल क्लियर नहीं आते उसका इंजेक्शन सेक्शन सील रहेगा, जिसको आज हमने सील किया। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर शाहिद साहब, जो ये कह रहे थे कि हमने जो कंपनी बनाने वाली है ये इंजेक्शन उसको सील कर दिया है और आइंदा जब भी कोई दवा खरीदी जाएगी तो वो जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक देख के खरीदी जाएगी। खबर यह है कि अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे जेम्स डोबन्स ने पाकिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया है। वो इसलिए पाकिस्तान आ रहे थे क्योंकि उन्होंने अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा जॉन कैरी के दौरे की तफसीलात तय करना थी। और इस वक्त ये भी इतला है कि जो जॉन कैरी का दौरा है उसके बारे में भी स्पेकुलेशन हो रही है, क्योंकि वज़ीर आज़म की अपनी मसरूफियत है, जॉन कैरी की भी मसरूफियत है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो तारीखें हैं वो आगे पीछे कर दी जाएँ। ये भी खबरें आ रही हैं कि ये मामला सिर्फ वज़ीर आज़म की मसरूफियत या जॉन कैरी की मसरूफियत का नहीं है, कुछ ऐसे मामलात भी हैं जिन पर अभी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात हैं, मामलात अभी सुलझे नहीं है, जिसकी वजह से ये भी सोच है कि इस दौरे को मुलतवी कर दिया जाए या इसकी तारीख आगे कर दी जाए। ये सारी क्या सूरत हाल है जानने के लिए हम चलते हैं इस्लामाबाद में अपने नुमाइंदे ईसा नकवी के पास। ईसा, ये बताइए कि ये जो दौरा फिर ये खबरें आ रही हैं कि मुलतवी किया जा रहा है जॉन कैरी का, असल क्या है आपके पास इंफॉर्मेशन? दौरा होगा या मुलतवी हो जाएगा जॉन कैरी का, तारीखें तब्दील हो जाएंगी? जी समी साहब, बहुत अहम दौरा है पाकिस्तान के और अमेरिका के दरमियान खारजा सतह के ऊपर। अभी तक सिर्फ एक राब्ता हुआ है, सरताज अजीज़ और जॉन कैरी के दरमियान ब्रुनाई में मुलाकात हुई थी। उसके अलावा किसी भी आला क़यादत के साथ जो है वो बिलमुशाफ़ा मुलाकात, ना तो अमेरिका की जानिब से कोई आला सतही दौरा हुआ है पाकिस्तान का अब तक नई हुकूमत आने के बाद, ना पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका का कोई दौरा हुआ है। तो ये जून में दौरा होना था, पहले जून के लास्ट वीक में शेड्यूल किया गया, उस वक्त पोस्टपोन किया गया ज़ाती मसरूफियात का कहकर, जबकि ज़ाती मसरूफियात के बावजूद जॉन कैरी ने भारत का दौरा कर लिया, जिससे एक तासुर जो सामने जो मीडिया में भी उभर के आया कि शायद पाकिस्तान का दौरा उस वक्त उनके लिए इतना अहम नहीं था और उन्होंने ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद पर उसको अबेंडन कर दिया। लेकिन फिर
जुलाई के पहले हफ्ते में इनकी मुलाकात हुई दोनों आला सतही ओहदेदारों की, सरताज अजीज़ और जॉन कैरी के दरमियान ब्रुनाई में। वहाँ पर यह फ़ैसला किया गया कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में जॉन कैरी पाकिस्तान आएंगे। उसमें जो हमारे ज़राए थे उनका ये कहना था कि 28 और 29 तारीख़ को जॉन कैरी का पाकिस्तान का दौरा होगा, और उससे पहले 26 और 27 तारीख़ को जेम्स डॉबिन्स जो कि नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं अमेरिका के, उन्होंने पाकिस्तान आना था इसी दौरे की तैयारियों के सिलसिले में। आज की ख़बर ये है कि जेम्स डॉबिन्स का दौरा जो है वो पाकिस्तान का मनसूख कर दिया गया है। जॉन कैरी का दौरा जो है वो मुलतवी होने का इम्कान इस वजह से कि उनकी अहलिया की बीमारी की वजह से उनका शेड्यूल जो है अमरीकी हुकाम का ये कहना है कि मुतासर हुआ है, और मुमकिन नहीं उनके लिए कि वो 28 और 29 जुलाई को पाकिस्तान आ सकें। जबकि पाकिस्तान की जानिब से ये इसरार किया जा रहा है कि दौरा इन्हीं तारीख़ों में किया जाए, जबकि अमेरिका की उस वक्त मिडल ईस्ट के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होनी है जिसकी वजह से वो नहीं आ सकेंगे। अमेरिका की जानिब से तजवीज़ ये दी गई है कि 31 जुलाई की रात को जॉन कैरी पाकिस्तान आएँ और 1 और 2 अगस्त तक उनका जो है वो दौरा जारी रहे। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि क्योंकि 1 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने उम्रे के लिए सऊदी अरब जाना है तो उनके लिए ये मुमकिन नहीं होगा, तो अमेरिका इसरार इस वक्त ये कर रहा है कि 1 को सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त किसी वक्त ये मुलाकात जॉन कैरी और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान हो जाए, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म बेशक सऊदी अरब रवाना हो जाए उम्रे के लिए और जॉन कैरी अपना दौरा जो है वो कैरी आउट करें। अच्छा, ये बताइए, ये तो आपने बड़ी तफसील से सारी हिस्ट्री बयान की है, आपकी फॉरेन ऑफिस में भी बात हुई होगी कुछ अपने सोर्सेज के साथ, असल मामला क्या है? दौरा जो ये आगे किया जा रहा है या मुलतवी हो रहा है या इसका अगर शेड्यूल तब्दील हो रहा होगा, तो असल मामला क्या है? बिहाइंड द सीन अंदर की क्या खबर है? देखिए, जो पहले दौरा जो मुलतवी हुआ था उसके हवाले से जो हमारे ज़राए थे ये कहना था कि अमेरिका और पाकिस्तान की जो हुकूमतों के दरमियान यकीनन जो नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई है उसने आने से पहले जितने दावे किए थे कि ड्रोन हमले रुकवा देंगे, अमेरिका के साथ बराबरी के ताल्लुकात कायम होंगे, आफिया सदीकी को वतन वापस ले आएंगे, उसके लिए एक डिप्लोमेटिक ग्राउंड वर्क जो है वो कम्प्लीट होना ज़रूरी था। तो अगर ये जून के आखिरी हफ्ते में ये दौरा हो जाता, उस वक्त तक दोनों साइड्स कतन भी इस हवाले से प्रिपेयर नहीं थी, कोई डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए रब्ता हो गया, ऐसे कोई वर्किंग पेपर्स नहीं तैयार किए गए थे जिनके बुनियाद पर दोनों साइड्स वहाँ पर बैठकर बात करती और एक दिन में, क्योंकि असल काम जो है वो दौरे से पहले होता है, दौरे से पहले दोनों साइड से डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं वो रब्ता करके ये सारी चीज़ शेप अप करते हैं, और जब वज़ीर ख़ारजा या कोई बड़ी डिग्नेटरी किसी मुल्क का जो है सदर मुमलिकत होता है या वज़ीर आज़म होता है, जब वो आता है तो वो सिर्फ उन जो रब्ते हुए होते हैं, जो चीज़ें तय हो गई होती हैं, उनकी अनाउंसमेंट्स होती हैं सिर्फ। तो जो जून का दौरा है वो तो बेसिकली जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ड्रोन हमलों पे ख़ास तौर पे अमेरिका की जानिब से किसी किस्म की लचक नहीं थी, इस वजह से पाकिस्तान जो है वो और अमेरिका भी इस दौरे में क्योंकि कुछ हासिल ना होता और आखिर में मीडिया उनके ऊपर तनकीद करता, अपोजिशन उन पर तनकीद करती, गालिबन ये वजह बनी थी असल में गुज़श्ता माह जो दौरा मुलतवी किया गया। और इस मरतबा भी जो टास्क फोर्स बनाई गई, आफिया सदीकी के हवाले से आज भी मुलाकात हुई, या तारिक फ़ातमी की जो मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, उनकी वज़ीर दाखिला निसार चौधरी से मुलाकात हुई है, चौधरी निसार अली ख़ान से, और उन्होंने ब्रीफ भी लिया है वज़ारत दाखिला से कि क्या पाकिस्तान का मौक़िफ़ ड्रोन हमलों के ऊपर है वज़ीर आज़म के किसी भी बाहर के दौरे से ईसा नकवी। और अब बात करते हैं एक और अहम मसले की। खबर ये आ रही है कि बाज़ निजी बैंकों ने अपने खातादारों को डॉलर देने से इनकार कर दिया है। ओपन मार्केट में डॉलर 105 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है और गुज़श्ता चंद हफ्तों में डॉलर की कीमत को पर लग गए हैं। अमेरिकी डॉलर में ये तेजी IMF के वफद के आने के बाद देखने में आई। अब रुपए की कीमत में मुसलसल कमी क्यों हो रही है और जो बैंकर्स हैं वो अपने खातादारों को डॉलर्स क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इससे खासी बेचैनी है खातादारों में। इस पर गुफ्तगू करने के लिए चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये खबरें आ रही हैं कि जो बाज़ खातादार जब जाते हैं बैंकों में पैसे डॉलर लेने के लिए तो उन्हें ये बताया जा रहा है कि बंदोबस्त कर दिया जाएगा, डॉलर नहीं है, और फिर जो बिल दिए जाते हैं वो भी 20-20 डॉलर का बिल दिया जा रहा है। तो एक खासी बेचैनी है खातादारों में, क्या वजह है इसकी? एक तो बहुत ही बुनियादी वजह है और वो ये है कि हमारी मजमूई एक्सपोर्ट जो सालाना होती हैं वो 25 अरब डॉलर की हैं और इंपोर्ट जो है वो लगभग 45 अरब की कर डालते हैं। तो 15 बिलियन डॉलर का जो सालाना खसारा है वो रुपए के ऊपर इतना प्रेशर डालता है और रुपया फिर मुसलसल जो है वो गिरने लगता है। तो आपने सवाल किया कि रुपए डॉलर की किल्लत मार्केट में क्यों हो गई है,
तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पिछले कुछ महीनों से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो 8 से 10 मिलियन डॉलर अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से निकाल के लोकल मंडियों में बेच रहा था और वो इस उम्मीद से बेच रहा था कि रुपए की वैल्यू गिरे ना। और मैं समझता हूं जैसे अभी आपने जिक्र किया कि आईएमएफ के एग्रीमेंट के फौरन बाद आईएमएफ की एक शर्त है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने ज़खायर में से डॉलर निकाल के निजी मंडियों में नहीं बेचेगा। उसकी वजह से मैं समझता हूं कि डॉलर की एक शॉर्टेज जो सामने नज़र आ रही है और साथ ही साथ जो डॉलर की वैल्यू चल रही है ये 8 से 10 मिलियन डॉलर का वो खसारा है जो स्टेट बैंक ने रोक दिया है मार्केट में फेंकने से। बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक सलीम साहब ये कह रहे थे कि शायद इससे हम जो हमारा खसारा है उसको हम कम करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन बहरहाल ये मसला एक शदीद मसला है। इस वक्त मार्केट में खातादार जो हैं जब अपने बैंकों में जाते हैं डॉलर लेने के लिए तो बैंक्स उन्हें डॉलर नहीं दे रहे, जिससे एक बेचैनी फैली हुई है। और फिर उसके बाद ये स्पेकुलेशन भी और इस पे लोगों को परेशान कर रही है कि शायद हुकूमत जो है वो फिर दोबारा माजी की तरह जो बैंक्स में जो डॉलर्स हैं, जो फॉरेन करेंसी है, उसको अपने इस्तेमाल में ना ले आए। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम था। अब सोमवार को आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरीज और एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।